Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSat Institute of Information Technology, and today is our lecture number 6 regarding the course Principles of Inventory and Material Management LSM 736. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था मास्टर प्रोडक्ट स्केजुलिंग और उसको हमने कुछ हद तक देखा था कि क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। फिर हम लोगों ने उसमें डिफरेंट आइटम्स इन्वॉल्व किए थे जिसमें देयर इज अ मटेरियल प्लानिंग एंड ऑल दैट, यानी उसमें हमने हर चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी कि ये चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, कैसे मास्टर प्रोडक्ट स्केजुलिंग करते हैं। फिर उसके अंदर हमने लॉन्ग रन, शॉर्ट रन देखा था, हायरार्की स्ट्रक्चर देखा था और उसके बाद हम लोगों ने उसे फर्दर एग्रीगेट प्लानिंग एंड ऑल दैट वी हैव डन विद इट। और उसमें हमने कुछ न्यूमेरिक साइड भी देखी थी, किस तरह से हमने वहां पे लॉट्स को या एमपीएस को, किस तरह मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग को कैसे रखना है, कि हाउ वी आर गोइंग टू सी एमआरपी, और कुछ फार्मूला देखा था कि उस फार्मूले के थ्रू कब एमआरपी हमने डिसाइड करनी है, यानी बेस्ड ऑन व्हाट थिंग। और सी के साथ हमने देखा था कि व्हाट इज मेंट बाय सेफ्टी स्टॉक की डिस्कशंस भी की थी हमने। सो दैट वी हैव डन विद इट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज दैट इज द मास्टर प्रोडक्ट स्केजुलिंग। कि मास्टर प्रोडक्ट स्केजुलिंग को हम देखेंगे कि हमारे पास मास्टर प्रोडक्ट स्केजुलिंग कैसे और कहां से आ रही है। अगेन अगर मैं बात करूं बुक्स की, तो बुक्स सेम है, इंट्रोडक्शन टू मटेरियल मैनेजमेंट 6th एडिशन बाय टोनी आर्नल्ड एंड 7 ऑपरेशंस मैनेजमेंट। 7 एक और बुक भी है जो लास्ट में हाल में हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे तो उसमें आइडेंटिफाई करेंगे, दैट इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ऑब्वियसली आई नो दैट with the passage of lectures your first sessional is also being coming on your way, और 8 लेक्चर जैसे आपके पूरे होंगे तो डेफिनेटली आपके फर्स्ट सेशनल आपके पास आ जाएंगे। तो डेफिनेटली अब जो आगे के लेक्चर्स हैं उनमें हम कुछ रिवीजन करेंगे जो हमने भी पिछले में की थी या पिछले में आइडेंटिफाई कर चुके थे, और वो हम लोगों ने देखना है कि उसको हम लोग जस्ट एक गो थ्रू करेंगे अगले 2 लेक्चर में, ताकि आपकी एक तरह से सेशनल्स की प्रिपरेशंस भी हो जाए और एक रिवीजन भी हो जाए कि हमने जो कुछ पढ़ा है, एंड देन वी मूव फर्दर कि हमारे पास और क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। सो दैट वी आर गोइंग टू डू विद दिस थिंग, एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी मास्टर प्रोडक्ट स्केजुलिंग, और उसमें हम लोगों ने ये चीजें आइडेंटिफाई करनी कि हमने कैसे और किस तरह से इसको लेकर आगे चलना है। स्टार्टिंग विद द लेक्चर। ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। पहले देखेंगे प्रोडक्ट प्लानिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं और कंट्रोल सिस्टम्स में उसमें क्या रोल प्ले करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एमपीएस मास्टर प्रोडक्ट स्केजुलिंग, कैसे डेवलप करना है। एवेल्युएशन ऑफ एमपीएस, एवेल्युएट कैसे करना है, व्हाट आर द बेसिक्स बिहाइंड द एमपीएस। प्लानिंग लिंक्स टू एमपीएस, के प्लानिंग और मास्टर प्रोडक्ट स्केजुलिंग को कैसे आपस में लिंक करना है और कैसे और किन बेसिस पे उन्हें लिंक करना है। तो दैट मींस टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग स्केजुलिंग एंड कंट्रोल सिस्टम को देखना है। डेवलपिंग एमपीएस, इवैल्यूएटिंग एमपीएस एंड प्लानिंग लिंक्स टू एमपीपीएस, क्योंकि एमपीएस मास्टर प्रोडक्ट स्केजुलिंग को आपको प्लानिंग के साथ ही लिंक होना है, बिकॉज आप प्रोडक्ट की स्केजुलिंग उसी हिसाब से करेंगे जो आपका प्लान है, एंड प्लान इज बेस्ड ऑन द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। गोल्स को मैं ये कर रहा होता है कि वो कौन से गोल्स हैं और किन बेसिस पे वो आगे लेकर उन्हें चल रहा है। सो दैट मीन्स these are the product planning, control system, developing MPS and evaluating MPS and planning links to MPS। की प्लानिंग करनी हमने लिंक्स की टूवर्ड्स एमपीएस के लिंक्स हमारे पास कैसे और किन बेसिस पे आएंगे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग दैट इज टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। अब हमने देखना है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, किस किस तरह से प्रोडक्शन को प्लान किया जाए। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। अगर मैं बात करूं बहुत सारी टाइप्स की प्रोडक्शन प्लानिंग है जो नॉर्मली एग्जिस्ट करती हैं या जिनको हम कहते हैं कि दैट आर इन द प्रेवलेंस, जिसमें टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग सिस्टम भी आती है एंड कंट्रोल सिस्टम भी आते हैं, कि प्रोडक्शन प्लानिंग भी आ गई, कंट्रोल सिस्टम भी आ गया, एंड ईच एंड एवरी आइटम दैट वी आर गोइंग टू सी कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम दैट मस्ट बी इन द टाइप्स। अब अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट प्लानिंग की, प्रोडक्शन प्लानिंग की, तो समटाइम्स हमारी कॉस्ट हमें गाइड करी होती है कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग वी शुड टेक ऑन, एंड सेम इज द केस कि हमने उस कॉस्ट की बेस पे ही प्लान करना होता है। सपोज सबसे इफ आई वुड से प्रोडक्शन प्लानिंग जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम मींस दैट रिक्वायर डिफरेंट प्रोडक्शन प्लानिंग। इन्वेंट्री मेंटेनेंस और वेयरहाउस मैनेजमेंट है रिक्वायर्स डिफरेंट प्रोडक्शन प्लानिंग, यानी उनकी हर एक की प्रोडक्शन प्लानिंग डिफरेंट है। उनकी प्रोडक्शन किसी की बहुत एफिशिएंसी मांगती, किसी की बहुत कम एफिशिएंसी मांगती। मींस आई वुडंट से कि बहुत ज्यादा एफिशिएंसी मांगती, बट रादर इट हैज अ वेरी रिड्यूस्ड एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी उनकी काफी रिड्यूस्ड होती है और काफी रिड्यूस्ड फॉर्म में उनकी एफिशिएंसी को आगे लेकर हम जा रहे होते हैं। तो दैट मींस प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स दैट एग्जिस्ट, दैट मींस टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स कौन कौन से हैं, और वही हमें गाइड करेंगे कि हमारी टाइप ऑफ प्रोडक्शन ये है और हमने इन्वेंट्री और तरह की मैनेज करनी है। जैसे जीआईटी एक स्पेसिफिक कंडीशंस में वर्क करती है, वेयर हाउस मैनेजमेंट एक स्पेसिफिक कंडीशंस में वर्क करती है, तो वो कंडीशंस आर नोन टू बी एज अ प्रोडक्शन प्लानिंग, उन्हें हम कहते हैं दैट आर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। सो मूविंग फर्दर,
टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। अब क्या है पॉन्ड ड्रेनिंग सिस्टम, एक फर्स्ट वन इज नोन टू बी एज अ पॉन्ड ड्रेनिंग सिस्टम। अब यहां पे बात करूं तो पॉन्ड ड्रेनिंग सिस्टम का मतलब यह है कि आपने एक स्पेसिफिक मैनेजमेंट के थ्रू इस ड्रेनिंग सिस्टम को लेकर आगे मूव करना है। मींस पॉन्ड ड्रेनिंग का मतलब है कि दैट फर्स्ट सारी चीजें ऊपर देखिए। पॉन्ड ड्रेनिंग का होता क्या मतलब, मैं बात करूं अगर आपका एक सिंक है और सिंक के नीचे एक जो है वो होल है तो उससे जारी बात है पानी उसमें से ही जाएगा। अगर आप सारी की सारी चीजें पहले इकट्ठी करें और फिर उसमें से प्रोडक्शन स्टार्ट करें, मेरे कहने का मतलब ये, तो दैट इज नोन टू बी अ पॉन्ड ड्रेनिंग सिस्टम। पुश सिस्टम का मतलब ये है कि हम अगले को चीजें ला के दें एंड देन वी स्टार्ट पुशिंग। और पुल सिस्टम ये है कि देन द रिवर्स साइड ऑफ द केस, कि वहां से जब आपके पास वहां से डिमांड आ रही हो कि पहले डिमांड आएगी फिर हमने यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है। पुश सिस्टम ये कि आप पहले बना लो और फिर यू स्टार्ट इम्ब्यूइंग, यू आर स्टार्ट पुशिंग इट इनटू द मार्केट, कि आप उसे मार्केट में पुश करने की कोशिश करें। फोकस ऑन बॉटलनेक्स, कि बॉटलनेक्स पे फोकस है, यानी बॉटलनेक प्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर जाएंगे जिसमें हम कहें कि जी हाँ जी जब सब कुछ हो जाए तब उसके बाद आप प्रोडक्शन स्टार्ट करें। तो दैट मीन्स पॉन्ड ड्रेनिंग सिस्टम्स आते हैं, पुश सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, पुल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, एंड फोकस ऑन बॉटलनेक इज बीइंग देयर, ये फोकस ऑन बॉटलनेक भी रहता है। पॉन्ड ड्रेनिंग नॉर्मली ज्यादा एग्जिस्ट कर रही होती है व्हेन वी टॉक अबाउट फास्ट मूविंग गुड्स, कि जो FMCGs होती हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, वो नॉर्मली पॉन्ड ड्रेनिंग सिस्टम पे चलती है। पुश सिस्टम नॉर्मली तब चलता है जब आपके पास यू कैन से कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट इंडस्ट्रियल गुड हो, जैसे मोबाइल। पुल सिस्टम नॉर्मली उनके लिए चलता है जो बहुत बड़ी हैवी मशीनरी से रिलेट कर रही है। और फोकस ऑन बॉटलनेक चल रहा होता है जब आपके पास आपको पता है कि यार दैट द फीलिंग ऑफ, या यू कैन से व्हाट इज मेंट टू बी अ पेरिशेबल गुड्स के लिए आप बॉटलनेक्स को ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, यानी फोकस ऑन बॉटलनेक पे ज्यादा होता है। तो दीज आर द प्रोडक्शन सिस्टम्स या प्रोडक्शन प्लानिंग्स, कि किसके साथ हमने प्रोडक्शन को प्लान करना है एंड कंट्रोल करना है। सो दैट मीन्स कि हमने हर टाइप की प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है और उसे लेकर हमने आगे चलना है। तो दैट इज द केस, और इसी को हम लोगों ने 1 by 1 करके आगे फर्दर उसमें डिस्कस करेंगे। पहली बात करते हैं पॉन्ड ड्रेनिंग सिस्टम, एम्फोसिस ऑन होल्डिंग इन्वेंट्री। जैसे मैंने कहा था कि ऊपर पहले सारी चीजें होल्ड करेंगे, रिजर्वायर एंड मटेरियल टू सपोर्ट प्रोडक्शन, कि मटेरियल को सपोर्ट भी करेंगे और मटेरियल जो है वो प्रोडक्शन को सपोर्ट भी करेगा। और होल्डिंग ऑफ इन्वेंट्री, यानी पहले आप सिंक को फिल करें एंड देन स्टार्ट ड्रेनिंग इट विल लाइक दैट। तो इसी तरह के पहले आप फुल इन्वेंट्री इकट्ठी कर लें एंड देन स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इट। लिटिल इंफॉर्मेशन पासेस थ्रू द सिस्टम। अब लिटिल इंफॉर्मेशन पासेस थ्रू सिस्टम का मतलब ये कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स वहां के वीक रहते हैं जिसमें ये प्रोडक्शन सिस्टम रहता है, यानी कि दो थोड़ी इंफॉर्मेशन होती है दैट गोज टुवर्ड्स द सिस्टम्स, के जो सिस्टम्स की तरफ जाती है। एज द लेवल ऑफ इन्वेंट्री इज ड्रॉन डाउन, क्या हो गया अब एज द लेवल ऑफ इन्वेंट्री ड्रॉन डाउन, जो इन्वेंट्री लेवल ड्रॉन डाउन हो जाएगा। ऑर्डर्स आर प्लेस्ड विद सप्लाइंग ऑपरेशंस टू रिप्लेनिश इन्वेंट्री। फिर हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर्स आर प्लेस्ड, ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं विद सप्लाइंग ऑपरेशन टू रिप्लेनिश इन्वेंट्री। जैसे इन्वेंट्री का लेवल नीचे आता है आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और सप्लाई कराते हैं ऑपरेशंस को टू रिप्लेनिश द इन्वेंट्री, के इन्वेंट्री को हमने रिप्लेनिश करना है और रिप्लेनिश के हिसाब से हमने आगे लेकर चलना। मे लीड टू एक्सेसिव इन्वेंट्रीज, किसकी तरफ आते हैं, कई दफा इसी की वजह से एक्सेसिव इन्वेंट्रीज जनरेट हो जाती हैं। एक्सेसिव इन्वेंट्रीज मींस कि आपके पास जो इन्वेंट्रीज हैं दैट आर नॉर्मली मोर देन व्हाट वी आर गोइंग टू सी, कि यानी manufacture may lead to excessive inventories or rather inflexible in its ability to respond to consumer needs, कि यानी excessive inventories भी होंगी और inflexible भी होगा साथ, and to respond to customer need, कि customer need को भी उन्होंने उसी के हिसाब से respond करना है, यानी उसी के हिसाब से हम उसे response देंगे। तो that means कि excessive inventories होंगी and rather being inflexible in its ability to respond to customer, inflexible in respond to कस्टमर नीड्स, कस्टमर नीड्स के हिसाब से हमने इसे रिस्पॉन्ड डिफरेंट तरीके से करेंगे। तो दैट इज नोन टू बी एज अ पॉन्ड ड्रेनिंग सिस्टम। पॉन्ड ड्रेनिंग सिस्टम कुछ इस तरह से वर्क करता है, या यू कैन से इन बेसिस पे वर्क करता है। दैट इज नोन व्हाट टू बी नोन टू बी एज अ पॉन्ड ड्रेनिंग सिस्टम। पॉन्ड ड्रेनिंग सिस्टम कुछ इस तरह की चीज होती है। नेक्स्ट को देखते हैं, पुश सिस्टम। अब जैसे नाम से पता लग रहा है दैट इज पुश मींस दैट यू आर इम्ब्यूइंग समथिंग। Imbuing means कि यानी आप यू आर इंजेक्टिंग समथिंग।
यानी आपने पहले चीज बना ली एंड देन यू स्टार्ट यूज इंफॉर्मेशन। अब यहां क्या कह रहा है, यूज इंफॉर्मेशन अबाउट कंज्यूमर सप्लायर प्रोडक्शंस टू मैनेज मटेरियल फ्लो। यानी जो इंफॉर्मेशन आपके कंज्यूमर के पास है, सप्लायर के पास है एंड प्रोडक्शन के पास है, टू मैनेज मटेरियल फ्लोस, के यहाँ पे हमने क्या मैनेज करना है, मटेरियल फ्लो को मैनेज करना, और मटेरियल फ्लो को ही हमने मैनेज करके आगे लेकर चलना है। कि कैसे हम कह रहे हैं कि मटेरियल फ्लो को मैनेज होना चाहिए। फ्लो ऑफ मटेरियल आर प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सीरीज ऑफ प्रोडक्शन शेड्यूल। यानी जो मटेरियल का फ्लो है वो किससे होगा, सीरीज ऑफ प्रोडक्शन शेड्यूल होंगे। दैट स्टेट्स व्हेन बैचेस ऑफ ईच पर्टिकुलर आइटम शुड कम आउट एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि बैचेस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हर स्टेज पे बाहर आए, क्या है वो, हर स्टेज पे बाहर आए और हर एक स्टेज पे आपको नजर आ रहे हो। तो दैट इज नोन टू बी एज अ योर कंप्लीट स्टेट और बैचेस ऑफ अ सिस्टम। कैन रिजल्ट इन ग्रेट रिडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। क्या होगा, कैन रिजल्ट इन ग्रेट रिडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, कि जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ग्रेट रिडक्शंस ऑफ रॉ मटेरियल, के रॉ मटेरियल में रिडक्शंस आ रही हूं। इन्वेंट्रीज एंड इन ग्रेटर वर्कर्स एंड प्रोसेस यूटिलाइजेशन देन पॉन्ड ड्रेनिंग सिस्टम। अब यहां पे वो क्या कह रहे हैं, डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं दोनों को, आपस में डिफरेंशिएट करके बता रहे हैं कि हमारे पास क्या चीजें और किन बेसिस पे एग्जिस्ट करेंगी, यानी हाउ दे आर बीइंग एग्जिस्टेंट एंड हाउ वी आर गोइंग टू सी देम। यानी क्या है, कैन रिजल्ट इन ग्रेट रिडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि आप इसमें सीरीज ऑफ प्रोडक्शन है ना, उसके हिसाब से मूव कर रहे हैं। एंड इन ग्रेटर वर्क, और वर्कर की यहाँ पे ग्रेटर वर्क एंड प्रोसेस यूटिलाइजेशन, वर्कर की प्रोसेस यूटिलाइजेशन भी बेहतर हो जाती है। एंड पॉन्ड ड्रेनिंग सिस्टम, यानी जो पिछला सिस्टम हमने पढ़ा था उसकी निस्बत ये ज्यादा इंप्रूव्ड फॉर्म में आ जाता है, यानी कि थोड़ा सा ये ज्यादा इंप्रूव्ड वे में नजर आ रहा होता है। तो यानी अगेन यूज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सप्लायर, कस्टमर, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन टू मैनेज मटेरियल फ्लो, ये मैनेज मटेरियल फ्लो हो। फ्लो ऑफ मटेरियल आर प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सीरीज ऑफ प्रोडक्शन शेड्यूल, यानी कि डिफरेंट प्रोडक्शन शेड्यूल्स होंगे जो फ्लो ऑफ मटेरियल को यूज करेंगे। दैट स्टेट्स व्हेन बैचेस ऑफ ईच पर्टिकुलर आइटम शुड कम आउट ऑफ ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि दैट इज दैट स्टेट व्हेन बैचेस ऑफ ईच पर्टिकुलर आइटम, यानी हर पर्टिकुलर आइटम के बैचेस शुड कम आउट ईच स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, कि हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में एक बैच ऑफ योर प्रोडक्ट शुड कम आउट एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, कि हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में एक बैच कम आउट हो रहा हो, यानी उनमें चीजें नजर आ रही हो। कैन रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल में रिडक्शन आ रही है। इन्वेंट्रीज, रॉ मटेरियल रिडक्शन इन्वेंट्रीज एंड इन ग्रेटर वर्क एंड प्रोसेस यूटिलाइजेशन देन पॉन्ड ड्रेनिंग सिस्टम, यानी दिस सिस्टम इज मच एफिशिएंट देन द पॉन्ड ड्रेनिंग सिस्टम। देन द नेक्स्ट थिंग इज द पुल सिस्टम। किसकी तरफ जा रहे हैं अब हम, पुल सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। Look only at the next stage of production, यानी पुल सिस्टम क्या है, look only the next stage of production and determine what is needed there and produce only that। यानी कि अब हमने क्या है कि हम पहले में क्या था, हर प्रोडक्शन को हम डेवलप कर रहे हैं और अगले में डालते जा रहे हैं। यानी यूं समझ लें कि जैसे अगर मैं बात करूं टेक्सटाइल स्पिनिंग की, आपने धागा बनाया, धागा बना के उठा के डाल दिया अगले में, सो दैट मींस दैट इज पुश सिस्टम, कि आप आगे वाले को धक्का दे रहे हो, आपको नहीं पता आगे क्या होना है। एक तरीका ये कि आप आगे वाले को देख के अपनी प्रोडक्शन डिसाइड कर रहे हो, जब आप आगे वाले को देख के अपनी प्रोडक्शन डिसाइड करो दैट इज पुल सिस्टम। लेकिन जब आप अगले को की तरफ देख रहे हो, जाने दे रहे हो और उस पर नहीं देख रहे कि वो क्या करेगा उसके साथ, दैट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट द पुश सिस्टम, कि आप उसे पुश सिस्टम पे चल रहे हैं। यानी मींस एक में आप फ्यूचर प्लान के साथ चल रहे हैं और एक आप अपने में एग्जिस्टेंस में चल रहे हैं और फर्दर मूवमेंट की तरफ बिलीव कर रहे हैं। मींस आप उसे साथ साथ मूव करा रहे हैं या फर्दर आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो दैट इज लुक ओनली एट द नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की नेक्स्ट स्टेज की तरफ देखता है। एंड डिटरमिन व्हाट इज नीडेड देयर एंड प्रोड्यूस ओनली दैट। रॉ मटेरियल एंड पार्ट्स आर pulled from back of the system, यानी जो raw materials and parts are pulled back from the back of the system towards the front where they become finished goods, कि जहां पे करना बैक से उठा के फ्रंट पे लाएंगे ताकि वो अपनी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाए। रॉ मटेरियल एंड प्रोसेस इन्वेंट्रीज अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे इसमें ऑलमोस्ट रॉ मटेरियल एंड इन्वेंट्री अप्रोचेस टू जीरो, बिकॉज जब आप एक चीज पर्पसफुली बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं आप, पर्पसफुली बना रहे हैं, तो नॉर्मली जो रॉ मटेरियल होता है वो इनका ऑटोमेटिकली डिजाइन हो रहा होता है, यानी मतलब कहते हैं ना ऑटोमेटिकली यूज हो रहा होता है, बिकॉज आप वही रॉ मटेरियल यूज करेंगे जो आपके चाहिए आगे वालों को, उसके अलावा तो कोई यूज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है जो वर्क इन प्रोसेस या रॉ मटेरियल है वो ऑलमोस्ट जीरो की तरफ जा रहा है, यानी वो ऑटोमेटिकली जीरो की तरफ जाएगा और उसी के हिसाब से उसे हम आगे लेकर जाएंगे। सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन रिक्वायर्स मच प्रिपरेशन। अब क्या है, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन रिक्वायर्स मच प्रिपरेशन, कि जो सबसे सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन इसकी चाहिए उसमें बहुत सारी प्रिपरेशन चाहिए, बिकॉज द सिस्टम इज डिफरेंट।
यहाँ पे सिस्टम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब सिस्टम चेंज हो रहा है दैट मीन्स उसकी इंप्लीकेशंस भी वेरी कर रही हैं या वेरी करती जा रही हैं। सो दैट मीन्स कि वहां पे सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन रिक्वायर्स मच प्रिपरेशंस, कि वहां पे प्रिपरेशन ज्यादा रिक्वायर्ड होंगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, लुक एट द नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिटरमिन व्हाट इज नीडेड देयर, यानी कि हमने साथ ये भी देखना है क्या रिक्वायर्ड है और वही प्रोड्यूस करें। रॉ मटेरियल एंड पार्ट्स आर पुल्ड फ्रॉम बैक टू बैक ऑफ द सिस्टम, यानी रॉ मटेरियल्स एंड पार्ट्स जो हैं वो हमेशा आर पुल्ड बैक फ्रॉम द सिस्टम टुवर्ड्स द फ्रंट, यानी कि जो भी रॉ मटेरियल है वो बैक से उठा के फ्रंट पे लाया जाता है ताकि वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए, वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाए और फिनिश गुड्स को ही हम आगे यूज करें। रॉ मटेरियल एंड इन प्रोसेस आर ऑलमोस्ट जीरो, जो मैंने अभी बताया किस वजह से होगा, बिकॉज आप वही चीज बना रहे हैं जो अगले को जरूरत है, तो आप वो सारा का सारा रॉ मटेरियल उसमें इस्तेमाल कर लेंगे, उसमें हम यूज कर लेंगे। सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन रिक्वायर्स मच प्रिपरेशन, सक्सेसफुल जो इंप्लीमेंटेशन है वो ज्यादा कुछ रिक्वायर्ड करते हैं या ज्यादा यू कैन से कि अच्छी चीजें ये रिक्वायर्ड होती है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें सक्सेसफुल इंप्लीकेशन मस्ट रिक्वायर्स मच प्रिपरेशन, तो इसके लिए हमें प्रिपरेशंस की भी रिक्वायरमेंट साथ साथ है। फोकस ऑन बॉटलनेक, अब ये क्या है, दैट इज ऑफ टूवर्ड्स द फोर्थ वन, जो फोकस ऑन बॉटलनेक। अब बॉटलनेक ऑपरेशन जिसमें आप पहले भी कंफ्यूज है, impedes, अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, bottleneck impedes production because they have less capacity than upstream and downstream stages, यानी क्या हुआ, impedes करते हैं प्रोडक्शन को because they have less capacity, उनके पास क्या है, less capacity than upstream and downstream stage, यानी upstream और downstream stage से उनके पास less capacity है। Work arrives faster than it can be completed, यानी work क्या होगा, that arrives faster than it can be completed। Binding capacity constraint that controls the capacity of the system, यानी binding capacity constraint होता है that controls the capacity of the system, कि वो किसको कंट्रोल करता है, capacity of the system को, कि हमने सिस्टम की कैपेसिटी को कैसे और किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, क्या होगा, ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की जितनी भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है दैट इज कंप्लीट एट ऑप्टिमल लेवल, यानी उनकी उन्होंने ऑप्टिमैलिटी अपनी अचीव की हुई है, यानी वो ऑप्टिमैलिटी नजर आ रही है और वो ऑप्टिमैलिटी उन्होंने अचीव कर ली है और उसी के बाद उसी से लेकर वो आगे जा रहे हैं। सिंक्रोनस मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए। अगर वो सिंक्रोनाइज्ड होगी सो दैट मीन्स कि हम यहाँ पे कहेंगे कि ये हमारे पास सिंक्रोनस मैन्युफैक्चरिंग है, कि हमारे पास ये जो है सिंक्रोनाइज्ड हमारे पास ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग में सिंक डेवलप हुआ है और वो सिंक हमारे पास नजर आ रहा है कि किस तरह का डेवलप्ड है, यानी मीन्स देयर इज अ सिंक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, के मैन्युफैक्चरिंग में सिंक होना चाहिए और उसी हिसाब से उसकी चीजें डेवलप हो रही हूं कि हमने कैसे और किस तरह से इसको मैन्युफैक्चर करना है। Synchronous manufacturing operations performed measured by throughput, the rate the cash is generated, अब यहाँ क्या है, the rate cash is generated by sale, यानी operations performed by throughput और the cash generated from sale, inventory money invested in inventory, जितनी भी हम money invested है, and operating expenses, जितने भी हमने इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने लाए हैं। तो दैट मींस दीज आर द सिंक्रोनस मैन्युफैक्चरिंग, क्या कहलाएगी ये, कि एक ये मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक सिंक्रोनाइज्ड है, सिंक्रोनाइज्ड होकर ये आगे चल रही है, मींस देयर इज अ सिंक इन द मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में सिंक जनरेट हो रहा है और उस मैन्युफैक्चरिंग में जिस तरह का सिंक जनरेट हो रहा है हम उसी को लेकर आगे चल रहे हैं। तो दैट मींस ऑपरेशंस परफॉर्म्ड मेजर्ड बाय थ्रूपुट, the cash is generated by sales, inventory money invested in inventory, and operating expenses money spent in converting inventory into throughput, यानी कि ऑपरेटिंग जो चीज किसको, इन्वेंट्री को आपने किस में कन्वर्ट करना है, दैट इज टुवर्ड्स द थ्रूपुट, यानी थ्रूपुट की तरफ आपने उसे लेकर जा रहे हैं, यानी कि आपने उसे एक तरह से मनी की जो आइटम्स है उनको आपने कैश में कन्वर्ट करना है, दैट इज फ्रॉम द सेल्स, के सेल्स के थ्रू हमने कैश में उसे कन्वर्ट करना है, कि दैट हाउ इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू कैश, के हमें कैश के हिसाब से उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं। आगे सिस्टम ऑफ कंट्रोल बेस्ड ऑन ड्रम, अब यहां क्या आ रहा है, सिस्टम ऑफ कंट्रोल जो है इस सिंक्रोनस मैन्युफैक्चरिंग में बेस्ड ऑन ड्रम, बॉटलनेक एस्टैब्लिश्ड बीट अ पेस फॉर अदर ऑपरेशंस, यानी बेस्ड ऑन ड्रम, यानी कि बॉटलनेक एस्टैब्लिश्ड अ पेस डेवलप करते हैं फॉर अदर ऑपरेशंस, कि वो किस पेस पे स्टार्ट हो। याद रखिएगा कोई भी ऑपरेशंस हो या उसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो उसका पेस होता है, कि किस पेस से आपने उसको चीजों को आगे लेकर जा रहे हैं, किस पेस से आपने उसे आगे चीजों को आइडेंटिफाई करना है। तो यहां कहेंगे सिस्टम ऑफ कंट्रोल बेस्ड
ऑन ड्रम, यानी कि जो बेस स्टार्ट किया गया होगा उसी हिसाब की कंट्रोलिंग होगी। एक चीज किसी भी ऑपरेशन का स्टार्ट लाउजी हो तो याद रखिएगा उसकी फर्दर ऑपरेशंस भी लाउजी ही होते हैं, लेकिन एक का स्टार्ट बहुत स्ट्रेंथफुल हो तो डेफिनेटली वो आपको आगे के पेस को स्टेब्लिश कर रहा होता है, किस पेस पे मुझे जाना है और किस पेस पे मुझे नहीं जाना। बफर इन्वेस्ट इन्वेंट्री बिफोर द बॉटलनेक, सो इट इज नेवर आइडल। अब क्या हुआ यहाँ पे, इन्वेंट्री बिफोर द बॉटलनेक, कि बॉटलनेक आने से पहले आपके पास इन्वेंट्री हो तो, और वो भी इसे, और वो नेवर भी आइडल, वो कभी भी आइडल भी नहीं रहेगी और वो आपकी ओवरऑल ऑपरेशंस को सपोर्ट करेगी कि आपने उस पूरे ऑपरेशंस को आपने सपोर्ट लेकर उसी को लेकर आगे जा रहे हैं। रोप information sent upstream of the bottleneck to prevent inventory build-up and to synchronize activity. Rope information sent upstream, information कब सी sent upstream of the bottleneck, क्या upstream of the bottleneck है, to prevent inventory, कि inventory को prevent करेंगे, build up and to synchronize activity, build up भी हो और साथ ही synchronize हो रही हो एक्टिविटीज की, एक्टिविटीज भी साथ साथ ही हमारे पास सिंक्रोनाइज होके आ रही हो। तो दैट मींस रोप इंफॉर्मेशन सेंट अपस्ट्रीम ऑफ द बॉटलनेक टू प्रिवेंट इन्वेंट्री आ रही है, बिल्ड अप एंड टू सिंक्रोनाइज एक्टिविटीज, के साथ साथ हमने इन्वेंट्रीज को भी सिंक्रोनाइज करना है। तो दैट इज द सिस्टम ऑफ कंट्रोल बेस्ड, यानी कि आपके पास जो सिंक्रोनस मैन्युफैक्चरिंग है उसका सिस्टम ऑफ कंट्रोल इन चीजों पे बेस कर रहा होता है कि दीज आर द आइटम्स जिसमें हमारे पास सिंक्रोनस मैन्युफैक्चरिंग नजर आ रही है या एग्जिस्ट कर रही है। दैट इज हाउ द सिंक्रोनस मैन्युफैक्चरिंग एग्जिस्ट, कि हमारे पास इस तरह से सिंक्रोनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग होती है या होती आई है। तो दैट मीन्स सिस्टम ऑफ कंट्रोल भी आ रहा है, ड्रम आ रहा है, बफर आ रहा है, रोप एंड, और ये सब चीजें जो इन्वॉल्व हो रही हैं वो हमारे पास इस तरह से एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ड्रम स्टिक आ गई, बफर आ गई, रोप आ गए, एंड इन्फॉर्मेशन सेंट अपस्ट्रीम ऑफ द बॉटलनेक टू प्रिवेंट इन्वेंट्री, के जो भी हमारे पास बॉटलनेक आएगा उसको हम लोग अपस्ट्रीम पे रखेंगे और उससे हम प्रिवेंट करेंगे इन्वेंट्री बिल्टअप एंड टू सिंक्रोनाइज एक्टिविटीज, और साथ साथ सिंक्रोनाइज भी कर रहे होंगे एक्टिविटीज को, किसको, कि सिंक्रोनाइज भी करनी है हमने साथ साथ एक्टिविटीज, और उसी हिसाब से हम उसे आगे लेकर चलेंगे कि दैट इज हाउ दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड। देखिए सिंक्रोनस मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट केस के जिसमें आप एक आइटम्स को सिंक्रोनस लें, नॉट इवन द आइटम्स को सिंक्रोनस लें बल्कि आपका जो पूरा प्रोसेस है उसको आपने साथ साथ ये देखना है कि उसमें जो जो चीजें होती जा रही हैं क्या उसका आप एक्चुअल रेमेडीज उसको देते जा रहे हैं या नहीं देते जा रहे हैं। दैट इज अगेन बीइंग अ सिंक्रोनस मैन्युफैक्चरिंग, ये भी हमारे पास किस में लाई करता है, सिंक्रोनस मैन्युफैक्चरिंग के। मैन्युफैक्चरिंग जब भी सिंक्रोनस होती है तो वो कुछ इस टाइप की होती है और इन बेसिस पे उसे हम आगे लेकर चल रहे होते हैं। रैप अप वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिसेस, अब क्या है, रैप अप इज आल्सो वन ऑफ द केस कि जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिसेस। पुश सिस्टम डोमिनेट्स एंड कैन बी अप्लाइड एट ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन। अब ये देखें, ये जो सिस्टम है ये किसी भी टाइप ऑफ प्रोडक्शन को सपोर्ट कर सकता है, बिकॉज आप इसमें हर पॉइंट पे फिनिश गुड्स बना रहे होते हैं। एट पर्टिकुलर प्रोडक्शन सिस्टम आप उधर पे फिनिश गुड्स बना रहे होते हैं। सो दैट मींस पुश सिस्टम डोमिनेट्स, यानी पुश सिस्टम जो है वो डोमिनेट करता है, या पुश सिस्टम में डोमिनेशंस एग्जिस्ट करती हैं। तो दैट मींस कि यहां पे हम कहेंगे कि पुश सिस्टम कैन बी अप्लाइड एट एनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन, की कोई भी टाइप ऑफ प्रोडक्शन हो तो पुश सिस्टम उसको वर्क करेगा या पुश सिस्टम उसमें वर्क की तरफ लेकर जाएगा। पुल सिस्टम इज आर ग्रोइंग इन most often applied to repetitive manufacturing, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री और व्हाटसोएवर, कि जिसमें आपको पता है कि रेपिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग है, कि एक ही चीज ने बार बार बनना है। सो दैट मींस वो क्या है, रेपिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग। और जब रेपिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग है तो याद रखिएगा दैट इज नोन टू बी एज अ पुल सिस्टम, कि उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज पुल सिस्टम, कि जिसमें आप रेपिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे होते हो और रेपिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग को ही सामने रख रहे होते हो। फ्यू कंपनीज फोकसिंग ऑन बॉटलनेक टू प्लान एंड कंट्रोल प्रोडक्शन, बहुत कम कंपनीज हैं जो बॉटलनेक पे बिलीव करती हैं कि बॉटलनेक इज द वन ऑफ द सिस्टम दैट कैन कंट्रोल प्रोडक्शन, कि जो प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकता है या प्रोडक्शन उसमें कंट्रोल हो सकती है। लेकिन जाहिर बात है bottleneck is being used by small कंपनीज, और उसकी एक स्पेसिफिक बिहेवियर है जो अभी हमने स्टडी की है, और वो बिहेवियर जो है वो कुछ कंपनीज के अंदर ही एग्जिस्टेंस में आता है और उसी हिसाब से उसे आगे लेकर चल रहे होते हैं। सो देयर एग्जिस्ट अ पुश सिस्टम जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टाइप ऑफ प्रोडक्शन के लिए यूज हो सकता है। पुल सिस्टम ज्यादातर रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है, और फ्यू जो है वो बॉटलनेक की तरफ जाते हैं जो बॉटलनेक में नॉर्मली एग्जिस्ट कर रहा होता है कि हाँ जी इस तरह से चीज एग्जिस्ट कर रही है और इन बेसिस पे चीज एग्जिस्ट कर रही है। सो दैट मींस दीज आर द आइटम्स दैट इज नोन टू बी द पुश सिस्टम, repetitive manufacturing and on bottleneck to plan and control production, कि bottleneck भी हो to plan and control operations।
नाउ द रोल ऑफ एमपीएस, अब क्या है हमारे पास रोल क्या है एमपीएस का, मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल के रोल उसका हमारे पास क्या है और किन बेसिस पे ये वर्क करती है, मतलब किस बेसिस पे। पहली चीज जो लास्ट टाइम डिस्कस की थी, दैट इज नोन टू बी एज अ एग्रीगेट प्लान। क्या कहते हैं उसे हम, दैट इज नोन टू बी एज अ एग्रीगेट प्लान। स्पेसिफाइज द रिसोर्स अवेलेबल, कि क्या काम पहला स्पेसिफाई करते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल रेगुलर वर्कफोर्स, ओवर टाइम, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, अलाउएबल इन्वेंट्री लेवल्स एंड शॉर्टेजेस, यानी अलाउएबल इन्वेंट्री लेवल्स भी हैं और साथ ही हमारे पास इन्वेंट्री शॉर्टेजेस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो दैट मींस स्पेसिफाई द रिसोर्सेज अवेलेबल, कि कौन कौन सी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल रेगुलर वर्कफोर्स, ओवर टाइम, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, अलाउएबल इन्वेंट्री लेवल एंड शॉर्टेजेस, यानी हमारे पास क्या है कि वो सारी की सारी रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनकी कंप्लीट रिपोर्ट जो है वो हमें किधर से मिलती है, थ्रू एग्रीगेट प्लानिंग से। कि जितनी हमारे पास एग्रीगेट प्लानिंग है हम उधर ही से उसका मैयर लेंगे। फॉर एग्जांपल रेगुलर वर्कफोर्स आ रही, क्या आ रही है हमारे पास, रेगुलर वर्कफोर्स, ओवर टाइम आ रहा है हमारे पास, सब कॉन्ट्रैक्टिंग आ रही है, अलाउएबल इन्वेंट्री लेवल एंड शॉर्टेज। कि अलाउएबल इन्वेंट्री लेवल और शॉर्टेजेस क्या हैं और किस बेसिस पे हैं। नेक्स्ट थिंग इज मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल। क्या कहेंगे उसे हम, मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल स्पेसिफाइज द नंबर एंड व्हेन टू प्रोड्यूस ईच आइटम, ये कितने बनाने हैं और कब बनाने हैं। That is known to be as a master production schedule। क्या कहेंगे उसे हम, मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल। डिसएग्रीगेट्स द एग्रीगेट प्लान, यानी एग्रीगेट जो प्लान कंप्लीट बनाया था उसको अब छोटे छोटे पीसेस में अलग कर रहे हैं, यानी उसको जो एवेल्युएट कर रहे हैं वो स्मॉल पीसेस में कर रहे हैं, यानी पीसेस वाइज हम उसे एवेल्युएट करते जा रहे हैं और पीसेस वाइज एवेल्युएट करके हम उसे आगे लेकर आ रहे हैं। दैट मीन्स मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल स्पेसिफाइज द नंबर एंड व्हेन टू प्रोड्यूस ईच आइटम, यानी क्या है, पहली चीज आ रही है नंबर एंड व्हेन टू प्रोड्यूस, कि कितने नंबर पे हैं एंड कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, ईच आइटम एंड एंटिसिपेटेड बिल्ड शेड्यूल, और उसी के हिसाब से फ्यूचर का शेड्यूल भी बनना चाहिए कि कितना हमारे पास स्केड्यूल है और उसी हिसाब से हम उसे आगे लेकर चलेंगे कि यार इतना स्केड्यूल है और इसी हिसाब से हम उसे आगे लेकर चलेंगे। डिसएग्रीगेट द एग्रीगेट प्लान, यानी कि एग्रीगेट प्लान को स्मॉल पीसेस में हम अप्लाई करना शुरू करते हैं। एग्रीगेट प्लान जो स्पेसिफाइज द रिसोर्स अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल रेगुलर वर्कफोर्स, ओवर टाइम, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, अलाउएबल इन्वेंट्री लेवल एंड शॉर्टेजेस, कि अलाउएबल इन्वेंट्री लेवल कितना है और शॉर्टेजेस कितनी एग्जिस्ट कर रही है। सो दैट इज द एग्रीगेट प्लान, मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल, और दीज आर द बेसिक रोल ऑफ एमपीएस के मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल के ये मेजर रोल्स में आते हैं। क्या आते हैं हमारे मेजर रोल्स में आते हैं कि ये रोल्स हमारे पास कैसे और किस तरह से आएंगे। बिजनेस प्लानिंग हायरार्की, के बिजनेस प्लानिंग की हायरार्की क्या है और किन बेसिस पे बिजनेस प्लान की हम हायरार्की डेवलप करते हैं, यानी हाउ द हायरार्की बीइंग डेवलप्ड, और किस बेसिस पे हम हायरार्की को सामने लेकर आ रहे हैं। स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजंस, अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, स्ट्रेटेजिक बिजनेस आ गया। अब यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म पे आ रहा है, सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्लानिंग क्या है, मार्केटिंग प्लान, टारगेट प्लान, कॉम्पिटिटिव प्रॉफिट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन प्लान की तो उसमें प्रोडक्शन रेट और वर्कफोर्स साइज, क्या चाहिए हमें, प्रोडक्शन रेट और वर्कफोर्स साइज। फाइनेंशियल प्लान के अंदर क्या है हमारे पास, सोर्स ऑफ फंड, यूजेज ऑफ फंड, कैश फ्लो एंड प्रोजेक्टेड बजट। सोर्सेज ऑफ फंड, यूजेज ऑफ फंड, कैश फ्लो एंड प्रोजेक्टेड बजट, कि हमारे पास सोर्स ऑफ फंड भी है, यूजेज ऑफ फंड भी है, कैश फ्लो भी है और प्रोजेक्ट बजट भी एग्जिस्ट कर रहा है, कि दैट इज द प्रोजेक्ट बजट एंड दैट इज द केस। सेल्स प्लान एक्चुअल वर्सेस प्लान, यानी कि जितना सेल्स हमने प्लान की थी और एक्चुअल कितनी हुई, तो दैट इज द वन ऑफ द क्वेश्चन कि आप उधर से भी अंदाजा लगा रहे होते हो कि क्या चीज हमारे पास सिनेरियोस हैं। मास्टर शेड्यूल एक्चुअल वर्सेस प्लान, कि एक्चुअल और प्लान के बीच में मास्टर शेड्यूल क्या होगा, यानी कि इफ यू आर कि अगर मैं कहूं कि एक्चुअल कौन है एंड प्लान कौन है, तो उसी के हिसाब से अगर मैं कहूं जी मास्टर कौन है इन दोनों में, तो दैट इज बीइंग अ पोर्शन ऑफ अ यूएस और यूनाइटेड स्टेट्स, के स्टेट्स के हिसाब से हमने इसको वर्क करना है। प्लानिंग लिंक्स टू एमपीएस, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्लानिंग लिंक्स टू एमपीएस के, एमपीएस के प्लानिंग लिंक्स को हम लोग कैसे और किस बेस पे लेकर आने। अब गौर से देखो तो दैट इज द वेब। अब यहाँ पे वेब क्या है, मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल, प्रोडक्शन प्लान ने इसी को इनपुट देना है, डिमांड मैनेजमेंट ने इसको इनपुट देना है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान ने इसी को इनपुट देना है और रफ कट को भी ने भी इसी को ही लिंक देना है। तो दैट मीन्स कि हर एक का गौर से देखें तो यहाँ पे आपके पास डिमांड मैनेजमेंट का डबल इफेक्ट है
एंड रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग का भी डबल इफेक्ट है। डिमांड मैनेजमेंट का इसलिए कि अगर मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल आपके पास लोअर कॉस्ट पे आ रहा है तो डिमांड मैनेजमेंट बढ़ेगी, यानी मास्टर प्रोडक्शन जिस तरह भी आ रही है उसी हिसाब से आपकी डिमांड फॉर मैनेजमेंट इंक्रीज करेगी या व्हाट यू कैन के इंप्रूव करेगी। क्या करेगी? वो इंप्रूव करेगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। वन इज द प्रोडक्शन प्लान, अदर इज द मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। क्या कहेंगे उसे हम? मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ये हमारे पास मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है जो एग्जिस्ट करती है, जो हमारे सामने नजर आती है। सो दैट मीन्स प्रोडक्शन प्लान, डिमांड मैनेजमेंट, मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल, रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग भी एग्जिस्ट करती है, दैट इज अगेन द पार्ट ऑफ वन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमपीएस के, एमपीएस के फिलहाल ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंटेन डिजायर कस्टमर सर्विस लेवल, यूटिलाइज रिसोर्स एफिशिएंटली। क्या करना है हमने? यूटिलाइज करना है रिसोर्सेज को एफिशिएंटली। मेंटेन डिजायर्ड इन्वेंट्री लेवल, के डिजायर्ड इन्वेंट्री लेवल को भी हमने साथ साथ मेंटेन करना है कि हमने उसे कैसे और किस तरह से आगे लेकर जाना है। यानी मेंटेन ऑफ डिजायर्ड सर्विस लेवल, यूटिलाइज रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड मेंटेन डिजायर्ड इन्वेंट्री लेवल। कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये तीनों जो है हमारे पास क्या है? मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल के हैं। पहला क्या है? कस्टमर सर्विस मेंटेन करना, दूसरा रिसोर्स एफिशिएंसी एंड तीसरा इज द इन्वेंट्री लेवल्स। यानी कस्टमर, रिसोर्स एफिशिएंसी एंड इन्वेंट्री लेवल्स के इन्वेंट्री लेवल्स क्या है और उसी हिसाब से हम रिसोर्स एफिशिएंसी को लेकर आगे चल रहे हैं। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल। क्या है हमारे पास? मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल, और दैट इज द केस कि इसके ये ऑब्जेक्टिव जो है उसमें एग्जिस्ट, उसमें इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। डेवलपिंग एन एमपीएस, अब क्या करना है हमने? डेवलप करना है एमपीएस को, कि हाउ द एमपीएस बीइंग डेवलप्ड, कि एमपीएस को डेवलप होने के लिए क्या क्या चीजें दरकार हैं और कैसे वो होता है। अज्यूम मार्केट टू स्टॉक एनवायरनमेंट, जो हमने ऑलरेडी पढ़ी भी थी, याद होगा अगर आपको, तो हमने यहाँ पे मार्केट टू स्टॉक एनवायरनमेंट भी पढ़ी थी। प्रोडक्शन इन फिक्स क्वांटिटी दैट इज 1.25 एमपीपीएस, 110 यूनिट्स इन बिगनिंग इन्वेंटरी दैट इज बीआई। क्या है कहलाएगी ये? बीआई के बीआई हमारे पास इतनी है। मेक टू ऑर्डर एनवायरनमेंट आ गया। प्रोडक्शन इज एन कमर्शियल, प्रोडक्शन इज इन फिक्स्ड क्वांटिटी, यानी प्रोडक्शन कब होती है? दैट इज ऑन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ 125 एमपीएस। 110 यूनिट्स इन बिगनिंग इन्वेंट्री, कितने हैं हमारे पास? 110 यूनिट्स हैं इन बिगनिंग इन्वेंट्री, और साथ ही वो यू कैन से कि दिस इन्वेंट्री इज बीइंग यूज्ड फॉर डेवलपिंग द मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल, बिकॉज अगर इसमें जितना ज्यादा होगा उतना ही ये आगे लेकर चलेंगे कि कितना हमारे पास एडिशनल आ रहा है। प्रोजेक्टेड अवेलेबल इक्वल्स टू, अब ये वाला देखें फार्मूला याद रखिएगा, देखें प्रोजेक्टेड अवेलेबल कि कितना हमारे पास प्रोजेक्टेड अवेलेबल है, दैट इज बीआई प्लस एमपीएस माइनस फोरकास्ट, बीआई प्लस एमपीएस माइनस फोरकास्ट। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से फार्मूला व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोजेक्टेड अवेलेबल और फाइंडिंग द प्रोजेक्टेड अवेलेबल, कि हाउ मच इज द प्रोजेक्टेड अवेलेबल इज बीइंग अवेलेबल, प्रोजेक्टेड अवेलेबल इज बीइंग यूज्ड, यानी कितने वेरिएबल्स जो है वो प्रोजेक्टेड अवेलेबल यूज कर रहा है या किन बेसिस पे उन्हें यूज कर रहा है, कि how they are being used and on what basis they are going to be avail this situations. Now there is a sample problem. Sample problem को देखते हैं कि sample problem हमें क्या कह रहा है और किस तरह से कह रहा है। वो कह रही है forecast क्या है जी? 50 50 50 75 75 75 and then 50. We start with the 110 beginning inventory. अब यहाँ क्या कर रहा है? 110 की क्या ले रहे हैं? बिगनिंग इन्वेंट्री ले रहे हैं। अब यहां पे देखें तो 110 की ये बिगनिंग इन्वेंट्री पड़ी, दैट इज 110। प्रोजेक्टेड हाउ मेनी टाइम्स यूनिट्स आर अवेलेबल एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, एमपीएस रिप्लेनिश सिस्टम दैट अराइव्स टू द एंड एट द बिगनिंग ऑफ टाइम, के बिगनिंग ऑफ टाइम में कितना है। तो यहां पे अब क्या करेंगे हम? वही वाला फार्मूला है, बिगनिंग इन्वेंट्री दैट इज बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस एमपीएस माइनस फोरकास्ट। क्या करेंगे हम? बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस एमपीएस माइनस फोरकास्ट, तो दैट मींस 110 माइनस 50 दैट इज बीइंग 60। तो यहां पे देखें गौर से, तो यहां पे भी 60 पहला आया हुआ है, ये दैट इज द 60। इफ यू आर सीइंग दैट इज द 60। अब ये हमारे पास क्या आ रहा है? प्रोजेक्टेड अवेलेबल। क्या आ रहा है हमारे पास? दैट इज प्रोजेक्टेड अवेलेबल, के प्रोजेक्टेड अवेलेबल हमारे पास इतना इतना एग्जिस्ट कर रहा है। एमपीएस is not about you can say कि यहाँ पे क्या मैं कहूँ जी, MPS मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल इज द हार्ड एंड फास्ट थिंग। ये हार्ड एंड फास्ट थिंग कहीं से भी नहीं है, बिकॉज इट्स बीइंग अ डिफरेंट थिंग। ये हमारे पास क्या आती है? दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ये डिफरेंट आइटम यू कैन से, कि जिसमें हम कहेंगे हाँ जी इतना इतना इसने इस बार में कर दिया है। तो दैट मीन्स वी स्टार्ट विद 110 यूनिट्स ऑफ बिगनिंग इन्वेंटरी एंड देन प्रोजेक्टेड अवेलेबल, यानी प्रोजेक्टेड अवेलेबल यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि हाउ मेनी यूनिट्स आर अवेलेबल एट द एंड ऑफ ईच पीरियड।
मटेरियल एमआरपी एमपीएस रिप्लेनिशिंग इक्विपमेंट दैट नीड्स टू अंडरस्टैंड, यानी कि जिसको हमने देखना जरूरी है कि यानी रिप्लेनिश होना जरूरी है, और रिप्लेनिश करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल प्रोडक्शन आगे मूव कर सकती है। यानी प्रोडक्शन की मूवमेंट भी आपकी रिप्लेनिशमेंट पे ही डिपेंडेंट है कि किस तरह से हमने रिप्लेनिश करके उसे फर्दर आगे लेकर जाना है। सो दी वी स्टार्ट विद 110 इन बिगिनिंग इन्वेंटरी प्रोजेक्टेड अवेलेबल, हाउ मेनी यूनिट्स आर अवेलेबल एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, कितने हमारे पास अवेलेबल होंगे एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। MPS replenish requirements that need to arrive beginning of the time, यानी कि जितने replenish करेगा that need to arrive at the beginning of the time। So, अब वहां पे जब हमने कहा कि हमने यहाँ पे बैक स्लाइड में बात कर रहे थे, हमने कहा जी सैंपल प्रॉब्लम है, हमने प्रोजेक्टेड अवेलेबल निकालना है, तो हमने कहा जी इसको स्टेप वाइज करेंगे। दैट मींस वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट स्टेप कि फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है और किस बेसिस पे लिया जाता है। दैट इज फर्स्ट स्टेप। फाइंड फर्स्ट नेगेटिव प्रोजेक्टेड बैलेंस। अब 110 था, 60 आया, 60 में से हमने क्या किया, एमपीएस हमने था नहीं, उसमें से हमने फिर फोरकास्ट माइनस की तो 10 आ गया। अब 10 के बाद किया तो -40 इज द फर्स्ट वन। अब यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास, -40 इज द फर्स्ट वन, कि ये हमारे पास 40 इतना है, दैट इज ऑफ द फर्स्ट वन। वी स्टार्ट विद 110 यूनिट्स इन बिगनिंग इन्वेंट्री। हम कहां से स्टार्ट करेंगे, अगेन बिगनिंग इन्वेंट्री हमारी सेम है, दैट इज 110 यूनिट्स। कितनी है हमारी, 110 यूनिट्स। प्रोजेक्टेड अवेलेबल के कितना हमारे पास प्रोजेक्टेड अवेलेबल, हाउ मेनी यूनिट्स आर अवेलेबल एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि किस तरह, ये देखो ना, अब ये वाला जो है वो यहाँ पे दैट इज -40। वी स्टार्ट विद द 110 यूनिट्स इन बिगनिंग इन्वेंट्री, किसमें क्या कर रहे हैं हम, 110 यूनिट्स है बिगनिंग इन्वेंट्री में। प्रोजेक्टेड अवेलेबल, हाउ मेनी यूनिट्स आर अवेलेबल एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, कि कितने यूनिट्स अवेलेबल होंगे एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, दैट इज अवेलेबल। एंड एमपीएस रिप्लेनिश इक्विपमेंट दैट नीड्स टू अराइव एट द एंड ऑफ replenish shipments that needs to arrive at the beginning of the time period, यानी कि MPS में क्या होगा, replenish shipments that need to arrive, जो replenish कर रहे हैं, जो उन्हें जरूरत है कि that arrive in the beginning of time period, के time period के start में ही आएंगे, that would be more beneficial to them, कि यानी उसी हिसाब से beneficial भी होगा। So that means first of all negative projected find करनी, then we start with the 112 beginning inventory, यानी कि 110 के साथ beginning inventory, and then we start with the further graph, के जिसमें हम identify कर सकते हैं कि ये चीजें हो गई हैं। तो we start with the 110 in beginning inventory। अब यहाँ देखें 40 -40 में चला गया, तो ये that is not being possible। तो यहाँ पे हमेशा material requirement planning को आना पड़ता है और उसी के हिसाब से हम इसको adjust कर रहे होते हैं कि that is how they are being adjusted। सैंपल प्रॉब्लम आगे देखिएगा। अब क्या हुआ, यहां पे देखें 60 था, 10 था, यहां -40 था, लेकिन जब -40 था तो दैट मींस कि वो वहां पे हो नहीं सकता प्रोजेक्टेड अवेलेबल। तो किया क्या गया, 50 + 85 कितना हुआ हमारे पास, दैट इज 135। 135 में से 25 हमने जब निकाल लिया तो दैट मींस कि हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज एमपीएस मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल के हमारे मास्टर प्रोडक्शन को हमने इस तरह से और इन बेसिस पे दैट इज द केस, यानी कि हम कह सकते हैं कि इतनी हमें रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ आंसर क्या थे, यहाँ 110 ही था, यहाँ 60 था, यहाँ 10 था, लेकिन यहाँ -40 था। अब यहाँ पे कहूँगी 125 हमारे पास एमपीएस है, तो डेफिनेटली हमारे पास एमपीएस 110 था, जिसमें 60 गए, मशके गए, जिसमें 60 गए और अंदर 10 भी गए, और उसमें 40 जो है वो ऑलरेडी रिड्यूस हो गया। तो दैट मींस दीज आर ऑल आइटम्स दैट आर नोन टू बी एज अ शेड्यूलिंग ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहते हैं हम इसे, स्केड्यूलिंग ऑफ प्रोडक्शन, के प्रोडक्शन को हमने स्केड्यूल करना है और उसको हमने आइडेंटिफाई करके आगे लेकर आना है। नाउ अगेन, अब वही चीज जो हमने पहले की थी 125 तक, अब हम उसे क्या कर रहे हैं, दोबारा रिपीटिशन पे लेके आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं, हमसे दोबारा रिपीटिशन पे लेके आ रहे हैं कि रिपीट करेंगे हाउ दे आर बीइंग डन, यानी उनकी बेसिस क्या है या वो किन बेसिस पे होते हैं। फोरकास्ट अब 50-50 थी, अब यहां पे नेक्स्ट चीज क्या आ रही है हमारे पास, दैट इज ऑफ 50 110 दैट इज 60 आया, 60 में से अगेन 50 गया तो 110 आ गया। अब 10 में से 50 जाएगा तो माइनस में आंसर आता है। तो यहां पे हमने क्या किया, रिप्लेनिश किया इसको, और यहां में हमने देखा कि हमारे पास क्या चीज आ रही है, दैट इज ऑफ दिस थिंग, यानी कि ये हमारे पास यू कैन से दैट इट इज द आइटम्स जहां पे हमें रिप्लेनिश चाहिए, बिकॉज वहां पे हम लोग
प्रोजेक्टेड अवेलेबल वहां से हमें फुलफिल नहीं हो रही फ्रॉम द फोरकास्ट, के फोरकास्ट इज नॉट बीइंग एबल टू फुलफिल देम। उसके बाद अगेन देखें 55 था, 55 के बाद 50 और यहाँ पे हमने क्या किया, दैट इज ऑफ 35 यहाँ पे लिख दिया हमने, एंड देन 75 और 85 एंड अगेन यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पूरा नहीं हो रहा था, 10 का शॉर्टेज था तो हमने 125 इसमें भी पुट कर दिया। 70 50 into 10 अगेन द सेम थिंग, यहाँ पे भी हमें आइडेंटिफाई होना है। सो दैट इज द केस कि हमने यहाँ पे इन बेसिस पे इन पार्सल प्रोडक्ट स्केड्यूलिंग को देखना है या आइडेंटिफाई करना है, और इन्हीं के बेस। अब ये देखें आगे चल, अगेन यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, और देखें ये देखें। अब यहाँ पे नहीं पता अंडरस्टूड है कि मास्टर प्रोडक्ट स्केड्यूलिंग चाहिए होगी या मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग शुड बी रिक्वायर्ड, यानी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग जितना भी है दैट मस्ट बी रिक्वायर्ड कि हाँ जी इतना इतना हमारे पास मास्टर मटेरियल प्लानिंग एग्जिस्ट कर रहा है। कंटिन्यू अंटिल कंप्लीट। अब यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे आया हमारे पास, यहाँ हमने कर दिया ऐसे। उसके बाद हमारे पास क्या आया, दैट इज ऑफ 75 एंड 85 दैट इज 125। अब आ रहा है इवेल्युएटिंग द एमपीएस। अब क्या करना है, हमने इवेल्युएट करना है एमपीएस को, कि एमपीएस हमसे कैसे इवेल्युएट होगा। कस्टमर सर्विसेज इश्यूज, यानी अब क्या आ रहे हैं हमारे पास, कस्टमर सर्विसेज इश्यूज हैं जो एमपीएस की सक्सेस या फेलियर को आइडेंटिफाई करेंगी, कि किन बेसिस पे एमपीएस इज सक्सेसफुल और किन बेसिस पे एमपीएस इज नॉट सक्सेसफुल, कि किन बेसिस पे एमपीएस ने सक्सेस अचीव किया और किन बेसिस पे एमपीएस ने सक्सेस अचीव नहीं किया। डज अवेलेबल टू प्रॉमिस इन्वेंटरी सेटिस्फाइज द कस्टमर ऑर्डर, क्या जितनी हमने इन्वेंटरी प्रॉमिस की हुई है क्या वो कैपेसिटी कस्टमर ऑर्डर यानी कि सेटिस्फाई कर सकती है कस्टमर को कि नहीं कर सकती। मींस इज देयर एनी सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व विद द अवेलेबल टू प्रॉमिस और नॉट, क्या वहां पे प्रॉमिस एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं एग्जिस्ट कर रहा, और नहीं कर रहा तो किन बेसिस पे नहीं कर रहा। तो दैट इज नोन टू बी एज अ कस्टमर सर्विस इश्यूज, और ये हम लोग किस में देखेंगे, एवेल्युएशंस ऑफ एमपीएस में, कि एमपीएस हमने कैसे और किन बेसिस पे एवेल्युएट किया और कैसे एवेल्युएट करके हम आगे लेकर आ रहे हैं। सो दैट मींस कस्टमर सर्विसेज इश्यूज, डज अवेलेबल फॉर परफॉर्म प्रॉमिस इन्वेंटरी सेटिस्फाइज कस्टमर नीड, क्या वो सेटिस्फाई करती कस्टमर नीड को। व्हाट न्यू ऑर्डर्स कैन वी टेक फ्रॉम द कस्टमर्स एंड when, यानी कौन से नए टोटके हैं जो हम क्या नाम है, यू कैन से दैट इज अटैच्ड टू द न्यू ऑर्डर एंड दैट इज बीइंग गिवन टू द कस्टमर से, उसमें कस्टमर्स को भी हम वापस करने की कोशिश करते हैं। तो दैट मींस व्हाट न्यू ऑर्डर्स कैन वी टेक फ्रॉम द कस्टमर्स एंड व्हेन, क्या कोई नए ऑर्डर्स हम कस्टमर से ले सकते हैं ऑन टेलीफोन और नॉट। सो दैट मींस दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ एमपीएस। क्या कहते हैं हम, एवोल्यूशन ऑफ एमपीएस, के हमने एमपीएस का एवोल्यूशन हमारे पास इस तरह से या इन बेसिस पे आइडेंटिफाई होगा। अवेलेबल टू प्रॉमिस, दैट इज द केस, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था, व्हाट इज मेंट बाय अवेलेबल टू प्रॉमिस। यहां पे उसकी थोड़ी सी ब्रॉड डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे पास क्या कहना चाह रहे हैं। व्हेन कस्टमर्स प्लेसेस एन ऑर्डर दे डू नॉट एक्सपेक्ट इमीडिएट डिलीवरी, यानी वो हमेशा फॉरन डिलीवरी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, कि दैट मींस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द थिंग्स, यानी वो अपने यहाँ पे ओवरऑल जो यू कैन से कि यहाँ पे डिलीवरी को और समथिंग बाय यानी कि डू नॉट एक्सेप्ट द इमीडिएट डिलीवरी, यानी नेगोशिएट वो नहीं होते। द प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड बाय सम लेटर डेट, और प्रोडक्ट जो है वो कुछ दिनों के बाद मिले, क्या मिले, कुछ दिनों के बाद मिले, यानी कि दैट इज द प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड बाय सम लेटर डेट। ATP, how many unconfirmed units the company has and available at a given time, यानी कितने हमारे पास unconfirmed unit हैं the company has available at a given time, यानी अभी कंपनी जो है वो available भी है at a given time, के given type में ये आपको that is being available, यानी कि how many unconfirmed units that the company has available for sale and that is how many they are being unconfirmed unit of the company and has a available at a given time, कि वो कब है, एक given time में भी available है और given time के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं। न्यू कैलकुलेशंस ऑफ अ प्रोजेक्टेड अवेलेबल, न्यू कैलकुलेशंस हैं। पहला क्या है, पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फोरकास्ट 50 50 50 75 एंड देन 50। कस्टमर ऑर्डर्स कितने, 35 हैं, 25 हैं, 25 20 20 15 0 0 0 10 0 0 प्रोजेक्टेड अवेलेबल हमारे पास इस बेसिस पे निकलेंगी, यानी बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस मास्टर प्रोडक्ट स्केड्यूल माइनस मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी। अब यहां क्या देखें जी, एक्शन बकेट इक्वल्स टू द करंट पीरियड, यानी क्या कहते हैं, एक्शन बकेट का दूसरा नाम है करंट बकेट, यानी हम ये कह सकते हैं दैट इज द एक्शन बकेट इनकम स्टेटमेंट और अ करंट पीरियड इनकम स्टेटमेंट। ये क्या है, एक्शन बकेट इनकम स्टेटमेंट है या करंट पीरियड इनकम स्टेटमेंट है। ओनली कैलकुलेट एटीपी ड्यूरिंग इन एक्शन बकेट एंड व्हेन एमपीएस अकर्स, यानी क्या हुआ यहाँ पे, एक्शन बकेट ओनली कंसिडर
ATP ड्यूरिंग एक्शन बकेट, ड्यूरिंग क्या है उसके अंदर एक्शन बकेट, एंड व्हेन MPS अकर्स, या जब हमारे पास MPS अकर हो रही होती है या उन बेसिस पे हो रही होती है। BI इक्वल प्लस MS माइनस कस्टमर और ये ऑर्डर बिफोर नेक्स्ट प्लेनिशमेंट, यानी BI प्लस MPS माइनस कस्टमर ऑर्डर्स बिफोर नेक्स्ट रिप्लेनिशमेंट, कि जो आपके पास नेक्स्ट रिप्लेनिशमेंट से पहले हमारे पास आ रहा है, दैट इज नोन टू बी एज अ कस्टमर ऑर्डर। क्या कहेंगे उसे हम? दैट इज नोन टू बी अ कस्टमर ऑर्डर। और इसी तरह 100 प्लस 0 माइनस 35 25 इक्वल टू 50, यानी 35, यानी ये चीजें हमारे पास आ रही हैं, दैट इज ऑफ अ रिप्लेनिशमेंट। रिप्लेनिशमेंट हमने इस चीज के थ्रू आइडेंटिफाई करनी है और इस चीज के थ्रू ही हमने उसे लेकर आगे चलना है, यानी मींस दीज आर बीइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द थिंग्स। एक चीज अगर मैं पूछूं आपसे, जस्ट ऑन द नॉर्मल नोट, अवेलेबल टू प्रॉमिस क्या मतलब आता है इसका, किन बेसिस पे आता है, क्यों कहते हैं अवेलेबल टू प्रॉमिस? अगर मैं आपको सिर्फ जेनेरिक मतलब बताना चाहूं तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अवेलेबल टू प्रॉमिस का मतलब ये है कि द थिंग दैट इज कमिटेड बट नॉट पेड, यानी जिसे आपने कमिट तो कर लिया है लेकिन वो पेमेंट नाम की कोई चीज भी नहीं हुई है। मींस देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पेमेंट दैट एग्जिस्ट, यानी उनमें कॉन्सेप्ट ऑफ पेमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता कि यार कैसे और किन बेसिस पे हमने इनको यू कैन से कि हमने इनको किस तरह से आइडेंटिफाई किया या किस तरह से हमने आइडेंटिफाई। अब ये देखिए, अवेलेबल फॉर टू प्रॉमिस इज आल्सो बीइंग नोन टू बी एज अ करंट पीरियड, और यू कैन से, अब यहां पे देखिए ना, अब यहां पे अगर इफ यू एक्शन बकेट इज देयर, करंट पीरियड इज देयर, सो दैट मींस कि यहां पे एक्शन बकेट इज आल्सो बीइंग अ नाइस यू कैन से आइटम फॉर ऑपरेशंस। और ऑपरेशन में हम देखते हैं कि एक्शन बकेट कैसे वर्क करती है और किन बेसिस पे ऊपर जा रही है और किन बेसिस पे ऊपर नहीं जा रही। अवेलेबल टू प्रॉमिस क्या है? अवेलेबल टू प्रॉमिस रिप्लेनिशिंग पीरियड, यहां पे क्या आ गया? रिप्लेनिशमेंट पीरियड। अब यहां पे गौर से देखें तो यहां टेबल आ रहा है कितने वीक्स का है, दैट इज ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब फोरकास्ट क्या है? 50 50 75 50। कस्टमर ऑर्डर्स 35 25 25 20, बाकियों में 0 15 10 0। प्रोजेक्टेड सेल्स कितनी हमारे पास? दैट इज ऑफ 4 लाख, यानी कि 4 लाख, एंड you can say that available for sale has a 50 units of the overall you can say stock, और जो हमने उसे यहाँ पे क्लियर कट दिखाया कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीजें आ रही हैं। सो दैट मींस कि हमने यहाँ पे कहना है अवेलेबल टू प्रॉमिस और रिप्लेनिशमेंट पीरियड, जिसमें पीरियड्स ऊपर रखेंगे, नीचे फोरकास्ट रखे गए कि फोरकास्ट और कस्टमर ऑर्डर्स क्या हैं, प्रोजेक्टेड अवेलेबल, अवेलेबल टू प्रॉमिस एंड MPS, अवेलेबल टू प्रॉमिस एंड MPS दैट एग्जिस्ट, कि ये हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है। ATP फॉर रिप्लेनिशमेंट पीरियड, ATP नॉर्मली किसके लिए यूज किया जाता है? रिप्लेनिशमेंट पीरियड के लिए। ATP इक्वल्स टू MPS माइनस कस्टमर ऑर्डर बिटवीन MPS एंड नेक्स्ट शेड्यूल प्रिपरेशन। MPS भी आ रहा है और नेक्स्ट शेड्यूल प्रिपरेशंस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ATP इक्वल्स टू 1325 माइनस 25 प्लस 20 इक्वल्स टू 80, and that is 125 minus 25 plus 20 equals to 80. 125 minus 0 plus 15 equals to 110. So that means these are the available to promise. क्या कहेंगे इसे हम? That is available to promise. कि promise की हुकूमत क्या है? Now the next thing is come with that new order. कि new order क्या चीज है और किन basis पे new order work करता है? Suppose we get an order for 200. Can we accept this delivery in period 5? अब अगर बात करूं यहाँ पीरियड 5 की, तो पीरियड 5 को देखें तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है? दैट इज ऑफ पीरियड 5। वो यहाँ पे कह रहा है कि दैट इज कि 200, दैट सो दैट वी कैन वी एक्सेप्ट दिस डिलीवरी इन पीरियड 5। सपोज वी गेट एन ऑर्डर ऑफ 200, कैन वी एक्सेप्ट दिस डिलीवरी ऑन पीरियड 5? तो अगर 200 का ऑर्डर आया है तो कैन वी एक्सेप्ट? तो डेफिनेटली वहां पे हम एक्सेप्ट करते हैं, बट MRP या मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल इज रिक्वायर्ड, बिकॉज अगर वो 125 एडिशनल आ गए तो वी कैन इजीली डू इन easily do in the you can see week 5 कि week 5 में easily आप perform कर सकते हैं। fit in the order for 200 can't change MPS, यानी वो कहता है कि आप 200 को fit करें मॉडल के अंदर और MPS उसमें change नहीं हो सकता। so that means the fill in the order of 200 and can't change MS, कि उसे fill करना है हमने order को और उसको change नहीं करना for the overall time value. So that means fit the order for the 200 and can't change MPVS, and that is means that it couldn't be changed, it is being fixed, कि ये हमारे पास क्या आ रहा है? that is fixed आ रहा है और fixed available ही हमारे पास नजर आ रहा है।
न्यू ऑर्डर फॉर 200, अब न्यू ऑर्डर आया फॉर 200। अगर मैं यहाँ पे कहूं कि देखें यहाँ पे हमारे पास था वैल्यूज आई हैं प्रोजेक्टेड अवेलेबल, मैंने क्या किया यहाँ 75 था, -40 -90 इक्वल्स टू 125, यानी यहाँ हमने क्या नेगेटिव नंबर इज द प्रोजेक्टेड अवेलेबल इक्वल्स टू माइट बी अ प्रॉब्लम इन फ्यूचर, यानी ये भी आपके पास हाईलाइटिंग क्या बता रहा है प्रोजेक्टेड अवेलेबल, बट दैट वुड बी डिफरेंट when might be have a problem in future, कि उनमें प्रॉब्लम भी हो सकता है और they are being different, यानी वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। नेगेटिव नंबर इज अवेलेबल इन negative number of the available to promise is always being have a problem. Normally the negative problem is always be a problem, इसलिए because यहाँ पे negative sign का मतलब है कि आपको उस चीज के लिए या fulfilling के लिए complete units available नहीं है, means these are not being available for the complete units। complete units हम easily identify नहीं कर पा रहे कि किन basis पे identify किए जाएं। So that is the case, that is not being कि यहाँ पे हम कहेंगे यहाँ पे might be problem। अब यहाँ देखें negative number in projected available might be problem, negative number in available to problems, that means always a problem, because आपने को पता है कि ATP is the more core item of the you can say core item of the operations or a material management, के material management में इसका ही तो काम है, and that we are going to see कि हमारे पास कैसे exist कर रहा है। Now नेगेटिव नंबर इन प्रोजेक्टेड अवेलेबल एंड अवेलेबल टू प्रॉमिस। अब यहाँ पे गौर से देखें तो हमारे पास इनपुट्स भी बता रहे हैं क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। मैं प्रोजेक्टेड अवेलेबल, अवेलेबल टू प्रॉमिस, यानी प्रोजेक्टेड अवेलेबल भी अवेलेबल टू प्रॉमिस, यानी अब दोनों को आपने देखना है। हो क्या रहा है आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहाँ पे क्या हुआ जी 50 का था, यहाँ 35 था और यहाँ प्रोजेक्टेड अवेलेबल कितना ये था। तो दैट मीन्स कि अब यहाँ पे कहेंगे अवेलेबल टू प्रॉमिस कितना है, दैट इज 50 को हमने उठाया यहाँ पे लेके गए 25, 50, 60 एंड 10 एंड देन यहाँ पे हमारे पास 50, 25, 85, 80 एंड 125। तो यहाँ पे गौर से देखें तो ये सारी की सारी न्यूमेरिक्स चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं हमारे पास? न्यूमेरिक्स चल रहे हैं कि न्यूमेरिक्स हमने किस तरह से और कैसे आइडेंटिफाई करना है। स्प्लिट अप न्यू ऑर्डर्स फॉर 200, यानी 200 का जो ऑर्डर है उसको हम क्या कर दें, स्प्लिट कर दें, यानी दो टुकड़ों में डिवाइड कर दें। फोरकास्ट सारी की सारी सेम है। कस्टमर ऑर्डर 45, 25, 105, 110, यानी क्या है हमारे पास 45, 105 एंड 110। ये 45 भी एग्जिस्ट कर रही है, 105 भी एग्जिस्ट कर रही है एंड 110 ऑल्सो एग्जिस्ट, के 110 भी एग्जिस्ट करेंगे। तो दैट मीन्स फोरकास्ट भी आ गई है, कस्टमर ऑर्डर भी आ गए। प्रोजेक्टेड अवेलेबल वो अभी हमने निकाला नहीं, दैट वी आर गोइंग टू सी। एमपीएस हमें कब कब देनी पड़ी है, दैट वी हैव इजीली आइडेंटिफाइड कि हमें एमपीएस हमें किस किस बेसिस में आइडेंटिफाई हो रही है और किन बेसिस पे ये आगे चलेगी। मींस दैट इज द केस जिसमें हम कहेंगे कि हाँ जी यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है एंड द न्यूमेरिक्स इन योर बुक इज ऑल्सो बीइंग रिलेटेड टू दीज आइटम्स। सो डू रीड द बुक एंड ऑल्सो अटेम्प्ट द प्रॉब्लम्स बिकॉज here is only the lecture, the remaining method remaining items is with you, यानी कि उसमें आपके पास remaining items भी होते हैं। The next thing उसका projected available आ गया। अब next चीज उसके पास चल रही है that can we you now may take two more orders। तब यहाँ पे क्या है देखें, यहाँ पे 60 45 पे आया है, 60 पे आया है एंड देन उसके बाद 40 अवेलेबल टू प्रॉमिस है, यहाँ पे 0 अवेलेबल टू प्रॉमिस है एंड यहाँ पे 75 0 अवेलेबल टू प्रॉमिस है। So that means can you make this two more you can say two more orders, so 50 units to be delivered in period A and 30 units to be delivered in period 12। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, that is 50 units should to be traveled in period 8, यानी कि 50 units जो period A से आएंगे and 30 units to be delivered in period 12, यानी 30 units कब डिलीवर होंगे, that is a period of 10, कि 10 के पीरियड के हिसाब में ये हमारे पास डिलीवर होंगे और यही हमारे पास चीजें आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब ना पे आ रहे टाइम फेंसेस के व्हाट इज मेंट बाय टाइम फेंसेस। टाइम फेंसिंग मींस द बाउंड्री ऑफ अ टाइम, क्या कहेंगे उसे हम, बाउंड्री। फेंसेस मींस बाउंड्री। अब वो कह रहे डिमांड टाइम फेंस, प्लानिंग फेंस, करंट टाइम, फाइनल असेंबली टाइम, लीड टाइम एंड क्यूमुलेटिव असेंबली दैट इज लीड टाइम। अब यहाँ पे क्या है, फ्रोजन। पहली चीज क्या आ रही है, फ्रोजन। चेंज इन मेड बाय प्लांट मैनेजर और अबव, यानी कि चेंज जो कौन ला रहा है, दैट इज प्लांट मैनेजर ला रहा है और अबव। Slushy product mix change made by master of shelfer, master scheduler, यानी वो कह रहे जी प्रोडक्ट मिक्स चेंजेस मेड बाय मास्टर स्केड्यूलर। तो फ्रोजन क्या होगी, चार्जेस मेड बाय प्लांट मैनेजर और अबव, यानी चार्जेस कौन बना रहा है, प्लांट मैनेजर बना रहा है या वो खुद अबव अपने खुद बना रहा है। एंड लिक्विड यू कैन से दैट द लिक्विड रेगुलर प्रोसेसिंग ऑफ प्रोसेसिंग बाय प्लान, कि यहाँ पे हम कहेंगे दैट इज अ स्मॉलर पार्टिकल
smaller articles are being there, यानी कि means you can say that liquid regular process are being there. Current time, final assembly lead time and cumulative manufacturing lead time, यानी cumulative manufacturing lead time भी है और final assembly lead time भी, यानी कि final assembly lead time भी exist कर रहा है, that how they are being done. टाइम फेंसेस में आगे फ्रोजन, नो चेंजेस आर पॉसिबल विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है एक सर्टेन पीरियड टाइम की वजह से, यानी कोई भी हमारे पास चीज सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम से ज्यादा नहीं रह सकती. टाइम फेंसेस, लेंथ ऑफ पीरियड शेड्यूल इज फ्रोजन और लिक्विड, लेंथ ऑफ पीरियड फ्रोजन और लिक्विड शुड बी सोन. दैट इज टाइम डिमांड फेंसेस, अब यहाँ पे वो क्या है, लेंथ ऑफ पीरियड और शेड्यूल इज शोन, यानी पीरियड हो रहा है, यहाँ पे डिमांड फेंस है. एमपीएस नंबर डू नॉट चेंज द फोकस इन एनी ऑर्डर एंड नॉट इन फोकस इन इज ऑन एन ऑर्डर और नॉट फोरकास्ट, यानी डिमांड एमपीएस नंबर्स डू नॉट चेंज एंड फोकस इन ऑन ऑर्डर नॉट फोकस्ड, यानी कि डू नॉट चेंज और फोकस कर रहा होता है उसमें ऑर्डर के ऊपर एंड नॉट ऑन फॉर क्या नाम है से फोरकास्ट पे डिपेंडेंस नहीं आ रही होती. प्लानिंग फेंस, मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल इज प्लानिंग मोर एमपीएस, यानी वो क्या कर रहा है, वो और एमपीएस जनरेट कर रहा है, यानी मास्टर प्रोडक्शन इज प्लानिंग मोर एमपीएस के, और एमपीएस होंगे तो और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली और आउटपुट इंक्रीज कर जाएगी. कि हाउ दीज आउटपुट्स बीइंग इंक्रीज, यानी किन बेसिस पे इन आउटपुट्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं या इंक्रीमेंटल साइड पर लेकर जा रहे हैं, दैट हाउ दे आर बीइंग इंक्रीमेंटल, और किस तरह से हमने इनको इंक्रीमेंट करके आगे लेकर जाना है. Rough capacity planning, an estimate of a plan's feasibility given the demonstrate capacity of critical resources. अब ये सारी चीजें जो हैं, that is the case, यहाँ पे हम कहेंगे कि that is the estimate of a flexibility given by a demonstrated capacity of critical resources, यानी estimate of a plan of the plan's feasibility given the demonstrated capacity of internal resources, यानी कि given demonstrative capacity of critical resources. डायरेक्ट लेबर एंड मशीन टाइम्स, हैव वी ओवरलोडेड द सिस्टम, क्या हम इसको ये आंसर करेंगे, हैव वी ओवरलोडेड द सिस्टम, क्या हमने सिस्टम जो था वो ओवरलोड कर दिया था या ओवरलोडेड था कि नहीं था, दैट वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि कैसे पता लगेगा. रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग, अब यहाँ रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग क्या आ रही है, डिटरमिन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ आइटम्स. अब यहाँ पे देखें तो डायरेक्ट लेबर प्लस मशीन टाइम्स तो इक्वल्स टू मॉडल एम, यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं आप, एंड दैट इज फॉर 0.12 एंड मॉडल एम, तो मॉडल एम के 0.04 आ रहे हैं, दैट इज 0.04 आ रहे हैं, एंड जब यहाँ पे 0.04 आ रहे हैं तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग दैट इज ऑन द बेटर साइड फ्रॉम द लार्ज कंपनीज, के लार्ज कंपनी से थोड़ी सी चीज बेटरमेंट की तरफ आ रही है. मॉडल डब्ल्यू 6000, 5000, 9000, 6000, 27000, और वो इन्हीं चीजों से निकलती हैं. मीन्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर को हमने आइडेंटिफाई करना है और उसी की चीज तरह से हमने उसको आइडेंटिफाई करके आगे लेकर जाना है. कैलकुलेटिंग द लेबर रिक्वायर्ड लेबर आवर्स, के रिक्वायर्ड लेबर आवर्स को हमने कलेक्ट करना है. मॉडल W 0.3 लेबर फैक्टर एंड 0.40, तो एमपीएस और आवर्स रिक्वायर्ड, तो दैट इज 16,000, 1800, 5,000 फर्स्ट क्वार्टर के एंड 5,000 सेकंड, 9,500 थर्ड एंड 6,500 के क्वार्टर फोर, दैट इज कम्युलेट टू 27,500. आवर्स वर्क के साथ भी यही चीज है. एमपीएस दैट इज आरली रिक्वायर्ड, एमपीएस 10,000, 12,000, 7,500, 10,100, 39,600. Hours required 4,000, 4,800, 3,000, 4,400 and 15,840. So that is the case that we can say that ये compare with the hours available. अब इस required labor को किससे compare करना है, hours available के साथ कि कितने hours हैं और किन basis पे ये develop हो रहे हैं. कैलकुलेट रिक्वायर्ड मशीन आवर्स को भी हम ऐसे रिक्वायर्ड करेंगे कितने आ रहे हैं तो हमारे पास पूरी आ जाएंगी कि कितने हमारे पास ये रिक्वायर्ड में अवेलेबल है. कंपेयर विद आवर्स अवेलेबल, कि अब जो ये रिजल्ट आया है इसको किससे कंपेयर करना है, आवर्स अवेलेबल से, कितने आवर्स हमारे पास अवेलेबल हो रहे हैं और कितने होने चाहिए. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द समरी, के एंड में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें इन्वॉल्व थी. एमपीएस मेजर फंक्शन है टू फॉर्म द लिंक बिटवीन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड व्हाट मैन्युफैक्चरिंग बिल्ड्स, यानी प्रोडक्शन को भी प्लान करना और ये देखना है कि प्रोडक्शन बना क्या रही है. टू प्लान कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, क्या कर रहा है, साथ ही प्लान कर रहा है कैपेसिटी रिक्वायरमेंट को. द एमपीएस डिटरमिन्स द कैपेसिटी रिक्वायर्ड,
यानी टू प्लान कैपेसिटी रिक्वायरमेंट को प्लान करना है, और एमपीएस डिटरमिन द कैपेसिटी रिक्वायर्ड, कि एमपीएस डिपेंड होती है दैट ऑन द कैपेसिटी रिक्वायर्ड। टू प्लान मटेरियल रिक्वायरमेंट्स, क्या करना है हमने, टू प्लान मटेरियल रिक्वायरमेंट्स, एमपीएल ड्राइव्स द मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान, एमपीएल डिराइव द मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान, कि हमारे पास मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान कितना है। टू प्लान मटेरियल रिक्वायरमेंट, द एमपीएस ड्राइव्स द मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान, यानी कि हमने प्लान करना है मटेरियल रिक्वायरमेंट को, और एमपीएस ड्राइव्स द मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान, कि जो एमपीएस है वो ड्राइव करती है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान की कितना हमारे पास मटेरियल है जो ऑन रिकॉर्ड आ रहा है। टू कीप प्रायोरिटीज वैलिड, अब क्या कर रहा है यहाँ पे, कीप प्रायोरिटीज वैलिड, द एमपीएस अ प्रायोरिटी प्लान फॉर मैन्युफैक्चरिंग, और एमपीएस क्या है हमारे पास, प्राइवेट प्लान है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यानी प्राइवेट प्रायोरिटी प्लान चल रहा है जो है दैट इज नोन टू बी एज अ एमपीएस, कि उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज एमपीएस। एमपीएस लिंक बिटवीन सेल्स एंड प्रोडक्शन, किसके बीच में लिंक आ रहा है, सेल्स एंड प्रोडक्शन के। टू एड इन making order promises, the MPS is a plan for what is to be produced and when. As such, it tells sales and marketing when goods will be available for delivery. Goods भी available हो for delivery के, delivery के ऊपर हमारे पास goods भी available हो, तो that means sales and production से MPS link करी थी। To aid making order promises, यानी जब आपका सेल्स वाले हैं वो दारी बात प्रॉमिस करेंगे कल या परसों चीज मिल जाएगी, तो वो किस बेस पे करेगा, बेस्ड ऑन योर एमपीएस, किस पे कर रहा होगा, एमपीएस। द एमपीएस इज अ प्लान टू व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड व्हेन, क्या बनाना है और कब बनाना है। That is a very important thing when we talk about. As such, it tells sales and manufacturing when goods will be available for delivery. यानी ये भी बताता है कि यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स ये बताते हैं when the goods being available for delivery, कि कब हम उसकी डिलीवरी वे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या करेंगे। To be a contract between marketing and manufacturing, it is an agreed upon plan. क्या है ये हमारे पास, it is an agreed upon plan, कि ये हमारे पास क्या है, agreed upon plan में exist कर रहा है। The MPS must be realistic and based on what production can and will do, यानी कि रियलिस्टिक होना चाहिए और क्या प्रोडक्शन हो सकती है वो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन हो। इफ नॉट द फॉलोइंग मे बी द रिजल्ट, ओवरलोड, अब जाहिर बात है प्रोडक्शन नहीं ज्यादा कम हो सकती, ज्यादा नहीं हो सकती, तो ओवरलोड करेंगे या अंडरलोड करेंगे प्लांट रिसोर्सेज को। अनरिलायबल शेड्यूल्स रिजल्टिंग इन पुअर डिलीवरी परफॉर्मेंस, अनरिलायबल शेड्यूल्स हैं जिसकी वजह से पुअर डिलीवरी परफॉर्मेंस आ रही है। हाई लेवल ऑफ वर्क इन प्रोसेस, क्या आ रहा है, हाई लेवल ऑफ वर्क इन प्रोसेस इस पे जनरेट हो सकता है। एंड पुअर कस्टमर सर्विसेज, क्या चीज आ गई यहाँ पे, दैट इज पुअर कस्टमर सर्विस, की कस्टमर सर्विसेज काफी ज्यादा इसमें पुअर है। लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी इन प्लानिंग सिस्टम, की प्लानिंग सिस्टम में भी लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि कितनी है, वहां पे भी हमने इन चीजों को रिड्यूस करना है। यानी कि अगर हमारे पास एमपीएस नहीं है तो लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी हमारे पास प्लानिंग सिस्टम में बढ़ जाएगी, दैट लॉस हैज बीन इंक्रीज्ड, और पुअर कस्टमर सर्विसेज डेफिनेटली साथ साथ ही चलेंगी। So that's the end of our chapter number 6. We have completed with our master product schedule MPS, and that is the part of your first session. First session में यहाँ तक का आपका part होगा। In the next 2 lectures we are going to revise the things, ठीक है, जितना हमने पढ़ लिया उसको हम लोग एक bit revision देंगे, specifically material requirement planning and material product schedule। इन दोनों chapters को हम लोग एक दफा थोड़ा सा go through करेंगे ताकि that would be beneficial for your sessionals, के sessionals को आपको beneficial आएगा, तो इसीलिए हम उनको करेंगे। And then we move further, we start again with the next portion of the overall course. So first of all, that is the end of the chapter number 6. We have completely done with all the items of the master product schedule. Next lecture will be the revision of our first, that is the material requirement plannings and all that. So that we have completed each and every item for that प्रोजेक्ट। डू रीड द बुक, बुक रीड करेंगे तो ये चीज ज्यादा अच्छी समझ आएगी, बुक रीड नहीं करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम इसमें आएगा। और जरूर न्यूमेरिक्स आइडेंटिफाई करें कि न्यूमेरिक्स हमने कैसे और किस तरह से करने हैं। बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिक्स हैं इसके अंदर, बट न्यूमेरिक्स हैं और उनको कैसे डील करना है, कैसे करना है, दैट यू हैव टू सी दैट, कि हमने उन न्यूमेरिक्स को कैसे और किस तरह आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज पेपर्स एंड क्विज़ेस आर मोस्टली बेस्ड ऑन द your numerics and a bit theories. So that's the end of the lecture number 6. Allah Hafiz.